हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। पर उसी अच्छी पढ़ाई को शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कवर कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा हम कवर कर चुके हैं और अभी हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म्स को देख रहे थे। कई सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं ये क्या क्या देखेंगे इसमें। ओशन थर्मल एनर्जी, भाई ओशन से हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बना सकते हैं। ओशन इतना, हमारी जो अर्थ है उस पर मैक्सिमम एरिया तो ओशन है, तो उस ओशन का क्यों ना हम अपने लिए यूज कर लें, हम क्यों ना उससे अपने लिए एनर्जी बना लें। तो कैसे बनाएंगे वो आज हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट, वेव एनर्जी। ओशंस में ही तो लहरें आती हैं, तो उन लहरों का भी हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ उनको देखकर इंजॉय नहीं करना है, अब हम इंजॉय तो करेंगे ही, साथ में एनर्जी भी बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो भी इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। टाइड्स के बारे में आपने सुना होगा, राइट। तो टाइड्स बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं देखने में, तो ब्यूटी के साथ साथ उसका हम और भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे अभी देखने ही वाले हैं। नेक्स्ट इज बायोमास। भाई बायोमास जो है हमारे लिए तो बिल्कुल वेस्ट लगता है भाई, राइट। बहुत वेस्ट लगता है कि भाई ये क्या गंदगी फैला दी है, लेकिन उसका हम यूज कर सकते हैं एनर्जी बनाने में, और उस एनर्जी का यूज तो हम भाई बहुत सारा कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम करने वाले हैं आज। ओशन थर्मल एनर्जी की, कि भाई ओशन जो है हमारी अर्थ पर इतने सारे ओशंस हैं, इतना ज़्यादा एरिया हमारा ओशन से ही घिरा हुआ है, तो उस ओशन का हम अपने लिए यूज़ कर लें। क्योंकि भाई हम तो भाई ह्यूमंस हैं, और ह्यूमन तो शेल्फिश होते ही हैं, अपने लिए उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, अपना फ़ायदा देखना ही है। तो हमने क्या करा, ओशन से भी अपना फ़ायदा निकाल ही लिया है। ओशन से हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स निकाली हैं कि कैसे हम उससे रिन्यूएबल एनर्जी को बना सकते हैं। चलो देखते हैं। लार्ज अमाउंट्स ऑफ सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ओशंस एंड सी। देखो होता क्या है, सन है, ठीक है, सन से रेडिएशन आ रही है, ठीक है, सोलर एनर्जी आ रही है, उसको हमने अलग तरीके से स्टोर करना सीखा था। उससे हमने सोलर एनर्जी से अपने लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करना हम सीख चुके हैं। लेकिन वो तो बात होगी लैंड पर, जब लैंड पर सोलर एनर्जी आ रही है उसको हमने ट्रैप किया था। लेकिन लैंड तो काफी कम एरिया रहता है ना, ज्यादा मेजर एरिया तो हमारा अर्थ पर ओशन है, तो ओशन पर भी तो वो सनरेज पड़ती होंगी, ओशन पर भी तो हमारी सोलर एनर्जी पहुंचती होगी। तो वो जो सोलर एनर्जी हमारी ओशन है, सी है, उन्होंने जो स्टोर करी है उसका अब हम यूज करेंगे। On an average, the 60 million square kilometer of the tropical seas absorb solar radiation equivalent to the heat content of 245 billion barrels of oil। अगर हम एवरेज में देखें तो 60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है, इतना जो सी है हमारे ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिक्स तो हम आज तक इतना ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, इतना तो पता ही है भाई ट्रॉपिक्स क्या होती हैं, राइट। तो उतने एरिया में जितनी हमारी जो सी है, सिर्फ उतने ही एरिया की सी 60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जो रेडिएशन है वो एब्सॉर्ब करती है। और कितना इक्वल रहता है ये रेडिएशन, 245 बिलियन बैरल। जो ऑयल के हैं, जितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही एनर्जी हमारी जो सी है, ट्रॉपिकल सीज है, वो एब्सॉर्ब करती हैं। द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। अब ये जो एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी हमारी ट्रॉपिकल सी जो है उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली है, उस एनर्जी को हम हार्नेस कर सकें, उस एनर्जी को हम अपने लिए यूज कर सकें। क्योंकि ओशन तो एब्जॉर्ब करके कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, वो एनर्जी अगर हम अपने लिए यूज करेंगे तो हम कई सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। तो उसी एनर्जी को हम कैसे हार्नेस करेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। It uses the temperature differences between the surface of the ocean and depth of about 1000 meter to operate a heat engine which produces electric power। अब ठीक है, हमें पता चल चुका है कि भाई जो ट्रॉपिकल सी है वो बहुत सारी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। हमें ये नंबर याद नहीं रखना है, नंबर कहीं नहीं पूछने वाले हैं कि भाई कितनी रखती है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिकल सी है बहुत सारी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अब हमें जब ये पता है
तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस एनर्जी को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें एक टेक्निक का नाम भी पता है, क्या है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। सिर्फ नाम पता होने से काम नहीं चलेगा, अब हमें पता होना चाहिए कि इस जो कन्वर्जन वाली टेक्निक है इसमें हम करते क्या है। तो इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, टेम्परेचर के जो डिफरेंस है, क्योंकि ऊपर जो है, ऊपर हमारा पानी गर्म होगा, सी पर जो है सोलर रेडिएशन पड़ेगी तो वो गर्म हो जाएगा, लेकिन नीचे पानी वहां तक तो आपकी जो रेडिएशन है पहुंचेगी नहीं, पानी के नीचे, बहुत नीचे गहराई में नहीं पहुंचेगी, तो वहां पर पानी ठंडा होगा, ऊपर का पानी गर्म हो जाएगा। बस यही जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसी का हम यूज करते हैं अपनी ये जो एनर्जी है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब बात ये आती कि डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो 1000 मीटर नीचे जाते हैं पानी के, वहां पर एक इंजन लगाते हैं और वहां से हमारी एनर्जी बनती है। ये तो बात हो गई थी ओशन से कैसे हम एनर्जी को बनाएंगे। नेक्स्ट इज वेव एनर्जी। ये जो वेव्स आपकी जो बनती हैं ओशंस में, उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए। वेव एनर्जी, वेव्स result from the interaction of the wind with the surface of the sea and represent the transfer of energy from the wind to the sea। देखो, विंड चल रही है, विंड चल रही है मतलब क्या है? वो मूव कर रही है, और जो मूव करती है उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब क्या? एयर जो थी उसमें काइनेटिक एनर्जी आई और उसने मूव करना स्टार्ट किया, और हमने बोल दिया भाई विंड चल रही है, राइट। अब वो विंड हमारे हमसे इंटरेक्ट करती है, हम अगर छत पर खड़े हो जाते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, तो हमें भी वो विंड महसूस होती है कि हमें विंड चल रही है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो ट्रीज हैं वहां पर भी उसका इंटरेक्शन होता है, ट्रीज भी हिलने लगते हैं, ठीक। ऐसे ही जब वो ओशन के ऊपर से निकलती है, तो ओशन में क्या है? पानी है, पानी से भी तो उसका इंटरेक्शन होगा। तो जब पानी से आपकी विंड का इंटरेक्शन होता है, तो विंड में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाती है? आपके पानी में चली जाती है, ठीक है। क्या हो रहा है कि एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो जा रही है कहाँ से? विंड से सी में। The first wave energy project with a capacity of 150 megawatt has been set up at Vizhinjam near त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो अब हुआ क्या? जो आपकी विंड थी उसने एनर्जी कहाँ दे दी? सी में दे दी। अब वो सी में क्या आ चुकी है? एनर्जी। अब बस सी में एनर्जी आ गई है, उस एनर्जी को हम हार्नेस कर लेंगे और अपने लिए यूज कर लेंगे। इसीलिए एक प्रोजेक्ट लगाया गया, कहाँ पर है? हमारे इंडिया में ही लगाया गया है, 150 मेगावाट का, त्रिवेंद्रम में। इतना याद रखना है, दैट्स इट। उसके बाद में दूसरी टाइप से हम भी एनर्जी निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी निकाल सकते हैं, वही हमने कई सारे देख चुके हैं, अब आगे भी देख ले रहे हैं। जैसे कि टाइडल एनर्जी। Energy can be extracted from tides by creating a reservoir or basin behind a barrage and then passing tidal waters through turbines in the barrage to generate electricity। क्या कहा गया है कि एनर्जी हम निकाल सकते हैं टाइड से। टाइड जो है, टाइड आती है ना, जो आपका सन है, मून है, इनकी एनर्जी जो है होती है उससे अट्रैक्ट होती है, पानी ऊपर ऊपर उठता है, ठीक है, लहरें बनती हैं, वो टाइड्स होती हैं। तो जो टाइड्स आ रही हैं उनसे भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बैराज बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक रिजर्वायर बनाना, रिजर्वायर के पीछे बैराज बना दो। अब जब जो टाइड्स उठेंगी, पानी ऊपर उठेगा, अब वो पानी उठेगा, वो क्या करेगा? उस रिजर्वायर में उठेगा, रिजर्वायर से पानी उठकर बैराज में नीचे गिरेगा। अब बैराज में जो हमने बैराज बनाया है वहां पर टर्बाइंस लगा रखी हैं। अब जब पानी ऊपर उठेगा, नीचे जब गिरेगा तो बैराज में गिरेगा, बैराज में टर्बाइंस लगी हुई हैं, ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, टर्बाइंस रोटेट कर जाएंगी, और जैसे ही टर्बाइंस रोटेट करेंगी बस वहीं पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, क्योंकि हमने टर्बाइंस को जनरेटर से कनेक्ट कर रखा होगा। ऑलरेडी टर्बाइंस का जो पूरा मैटर है, पूरे मैकेनिज्म है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इतनी सारी जो हमने एनर्जी की टाइप्स पढ़ी थी पहले ही, ठीक है। हमारा मेन मोटो क्या होता है कि हमारी टरबाइन बस रोटेट हो जाए, कैसे भी टरबाइन रोटेट होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। यहीं पे ये काम करा गया है कि जो टाइड का पानी है, ऊपर उठ रहा है पानी, जब वो नीचे गिरेगा, उठने के बाद नीचे भी तो गिरेगा ग्रेविटी की वजह से, जब वो नीचे गिरेगा तब इतनी प्रेशर से गिरेगा कि हमें टरबाइन के ऊपर गिर जाए, टरबाइन के ऊपर से गिरा, टरबाइन रोटेट और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। A major tidal wave power project costing of 5,000 crores is proposed to be set up in the Hanthal Creek in the
गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात। अब ये जो जितने भी एनर्जी के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, इसमें हमने काम किया है, हमारी इंडिया इसमें काम कर रही है और एनर्जी बनाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। इनफैक्ट हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो क्या किया गया है कि हमने वेव एनर्जी जब पढ़ी थी, हमने देखा वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। टाइडल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम ये नहीं पढ़ रहे कि भाई ऐसे टरबाइन रोटेट हो जाएगी, इनफैक्ट हम कर रहे हैं ऐसा काम। हमने एक प्रोजेक्ट प्रपोज कर भी दिया है 5000 करोड़ की लागत से। कहाँ पर बनेगा वो प्रोजेक्ट? गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। बायोमास जो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस हमें लगता है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं। बायोमास इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स derived from the carbonaceous waste of various human and natural activities। देखो, बायोमास वैसे तो अगर हम सोचें तो बायोमास क्या होता है? सर गोबर है, और ये जो आपके ह्यूमन है या फिर जो भी नेचुरल एक्टिविटीज से जो वेस्ट निकल रहा है, चाहे ह्यूमन का हो, एनिमल का हो, किसी का भी जो वेस्ट हमारा है, ठीक है, जिसमें कार्बन होना चाहिए, वो सारा वेस्ट क्या है? एक सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको हम बायोमास बोलते हैं। अब अगर हम सोचते हैं तो ये जो बायोमास है, जैसे कि कावडंग केक हो गया, ठीक है, इनका यूज हम कर रहे हैं। ये जो वेस्ट है, एनिमल का वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, इनका अगर हम बर्न कर रहे हैं तो बहुत सारा धुआं होता है। तो ये रिन्यूएबल कैसे है? हम तो यही सोच के आ जाएंगे कि भाई ये रिन्यूएबल नहीं है, लेकिन ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि बायोमास इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। कहाँ से आता है? बहुत सारे सोर्सेज से आता है, जैसे बाय प्रोडक्ट हो गए टिम्बर इंडस्ट्री के, एग्रीकल्चरल क्रॉप से आ गया, ठीक है। सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमन के अलावा भी जो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आपने क्या करा, कोई भी क्रॉप लगाई, उसमें से जो फ्रूट थे या फिर जो भी आपका ग्रेन था, कुछ भी था, वो आपने निकाल लिया, प्रोड्यूस आपका अलग हो गया। अब जो प्लांट्स बचे, उसका रेजिड्यू बचा है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे? वो आपका यहाँ पर यूज हो जाएगा, जैसे ही स्टबल, ठीक है, स्टबल, वो चीज़ यहाँ पर यूज हो जाएगी। टिम्बर, लकड़ी का, अभी टिम्बर इंडस्ट्री में लकड़ी का यूज होता है, लेकिन कुछ चीज़ें वेस्ट भी तो रह जाती हैं, ठीक है। लकड़ी के ऊपर की जो बार्क होती है वो रह जाती है, हो सकता है लीव्स में थोड़ी बहुत वो रह सकती हैं, तो ये सारा यूज हो सकता है यहाँ पर। ग्रासी एंड वुडी प्लांट्स, उनका भी यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से बचा हुआ जितना भी रेजिड्यू है, फॉरेस्ट्री से बचा हुआ रेजिड्यू, वो भी यहाँ पर हो जाएगा। ऐसी एल्गी जिसमें ऑयल है, वो यहाँ पर यूज हो सकती हैं, या फिर जो म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बायोमास इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स फॉर हीटिंग एंड एनर्जी जनरेशन पर्पस। भाई बायोमास क्या, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है वो सब ही सब्सटीट्यूट है फॉसिल फ्यूल के, राइट। फिर बर्निंग बायोमास रिलीजेस अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। देखो ये चीज़ यहाँ पर आ गई, वही बात कि जो आपका, वैसे तो हम कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी सोर्सेज हैं वो बहुत कम पोल्यूशन करते हैं, वो बहुत ही क्लीन होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं बायोमास की, तो बायोमास अगर आप बर्न करते हो तो उतनी ही CO2 रिलीज होगी जितनी आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे। लेकिन होता क्या है? होता ये है, इसको हम रिन्यूएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल रिलीज करते हैं CO2, वो कैप्चर कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस के, आगे फोटोसिंथेसिस से उतना ही ये एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। Biomass, on the other hand, releases CO2 that is largely balanced by the carbon dioxide captured in its own growth, depending how much energy was used to grow, harvest and process the fuel। अब बायोमास जो CO2 निकाल रहा है, वो क्या करता है? उसको बैलेंस कर देता है, अपनी जो ग्रोथ हो रही है, बायोमास की जो ग्रोथ हो रही है उसमें वो उसको एब्जॉर्ब करके इसको इक्वल कर देता है। तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि भैया इससे इतना ज़्यादा CO2 निकल रही है तो हम क्या करें। CO2 निकल रही है तो निकलने दो, क्योंकि वो आगे खुद ही बैलेंस कर लेगा अपनी ग्रोथ में। हैंस बायोमास डज नॉट ऐड CO2 टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 ऐड नहीं होती है, रिलीज होती है, नो डाउट रिलीज होती है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं होती, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है अपनी ग्रोथ में, ठीक है। केमिकल प्रोसेसेस जैसे गैसिफिकेशन है, कंबशन है, पायरोलिसिस है, वो कन्वर्ट कर देते हैं बायोमास को यूजफुल प्रोडक्ट्स में। कंबशन जो है उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन हम यूज़ करते हैं। ईच ऑफ द टेक्नोलॉजीज मेंशन प्रोड्यूसेस अ मेजर
कैलोरीफिक एंड प्रोडक्ट एंड अ मिक्सचर ऑफ बायो प्रोडक्ट्स। जितने भी ये बायोमासेस से हम कई सारी आपके जो कैलोरीफिक वैल्यू के जो आपके फ्यूल्स होते हैं वो हम बना सकते हैं इससे, ठीक है। प्रोसेसिंग मेथड इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ओरिजिन ऑफ फीड स्टॉक। कैसे हमें प्रोसेस करना है वो कैसे, जिस तरीके से हम उसकी प्रोसेस को भी देखते हैं, कौन सी प्रोसेस यहाँ पर लगनी चाहिए, ठीक है। अब कई सारी प्रोसेसेस हैं जिससे हम आपके बायोमास है उससे हम फ्यूल बनाते हैं, जैसे कि पहला अनएरोबिक डाइजेशन या फिर बायोमीथेनेशन, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं इनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे कि बायोमीथेनेशन में क्या होता है, इंसिनरेशन में क्या होता है, ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक। तो याद कर लेते हैं। एनारोबिक डाइजेशन या फिर बायोमीथेनेशन क्या है। बायोमीथेनेशन और मीथेनोजेनेसिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, भाई साइंस लगेगी इसमें, साइंटिफिक प्रोसेस है जहां पर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनारोबिक इन्वायरमेंट में डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल मैटर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। मीथेन बनाते हैं, मीथेन रिच बायोगैस बना लेते हैं और एफ्लुएंट भी बनते हैं, गंदगी थोड़ी रह जाती है। 3 फंक्शंस होते हैं सीक्वेंस से, जैसे हाइड्रोलिसिस होता है, फिर एसिडोजेनोसिस होता है, फिर मीथेनोजेनेसिस होता है। अब सिंपल क्या बोल रहे हैं समझो। बायोमीथेनेशन क्या है। बायोमीथेनेशन या फिर मीथेनोजेनेसिस एक ही चीज है जिसमें क्या होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं एनारोबिक इन्वायरमेंट में, जिससे कि जो बायोडिग्रेडेबल मैटर है उसको हम डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और बायोगैस बना लेते हैं जिसमें काफ़ी सारी मीथेन होती है, दैट्स इट। अब बात ये आती है कि मैम एनारोबिक क्या होता है, आपने यही नहीं बताया इतनी देर से। देखो भाई, एनारोबिक मीन्स ऐसी चीज़ जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे, कोई प्रोसेस हो गई या कोई ऑर्गेनिज्म हो गया जो ऑक्सीजन का यूज़ ना करे। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है, एनारोबिक जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ओके। उसके बाद में ये हमारी पहली प्रोसेस होगी बायोमिथेनेशन। क्या हो रहा है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर रहे हैं एनारोबिक कंडीशन में एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, और हमारी मीथेन रिच बायोगैस बन रही है, ठीक है। इतना ही देखना है। नेक्स्ट इज इंसिनरेशन या फिर कंबशन। इंसिनरेशन क्या होता है, इस प्रोसेस में वेस्ट जो है बहुत सारी ऑक्सीजन होती है उसकी प्रेजेंस में। पहला क्या है बायोमिथेनेशन, उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट इज इंसिनरेशन, इंसिनरेशन में बहुत भरपूर ऑक्सीजन है, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर हम बर्न करते हैं। हम कहते हैं भाई चलो जितना जलना है, ठीक है। क्या हो रहा है कि वेस्ट है डायरेक्टली उसको बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, वो भी हाई टेम्परेचर पे। अब ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है, इनर्ट गैसेस निकलती हैं और बाद में बच जाती है ऐश, ठीक। Combustion results in transfer of 65 to 80% of heat content of the organic matter to hot air, steam, hot water। अब ये जो combustion हम कर रहे हैं इसमें क्या होता है कि लगभग 80% जो हीट है ऑर्गेनिक मटेरियल की वो कहाँ से चली जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है हॉट एयर में, स्टीम में और हॉट वाटर में। अब ये जो स्टीम है इसको आती है, ये टरबाइन पर डालते हैं और टरबाइन रोटेट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, दैट्स इट, ठीक। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, नेक्स्ट मेथड है हमारा पायरोलिसिस, ठीक है। पायरोलिसिस या फिर हम इसको बोल सकते हैं गैसिफिकेशन। पायरोलिसिस क्या होता है, पायरोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ब्रॉट अबाउट बाय हीट। पायरोलिसिस क्या है, केमिकल का यूज करके हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, ब्रॉट अबाउट बाय हीट। हीट का यूज कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके बाद डिकम्पोज हो जा रहा है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिक मैटर को हम हीट करते हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक कंडीशन है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन हम इसको हीट कर रहे हैं। तब तक हीट करेंगे जब तक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस ना बन जाए, ठीक है, ऐसे इतना ना टूट जाए कि वो गैस की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और ये जो गैस बनती है इसको हम बोलते हैं सिन गैस, ठीक है। Gasification can also take place as a result of partial combustion of organic matter in the presence of restricted quantity of oxygen or air।
गैसिफिकेशन और कैसे हो सकता है कि ऑक्सीजन पहली बात तो नहीं है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है तब हम हीट कर रहे हैं। दूसरा, ऑक्सीजन है तो लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड मात्रा में दे रहे हैं, बहुत जैसे हमने अभी देखा था कि इंसिनरेशन में बहुत सारी ऑक्सीजन दे दी थी कि भाई जलो जितना जलना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम बहुत कम, या तो देते ही नहीं है या फिर बहुत कम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर है द गैस सो प्रोड्यूस्ड इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। अब इसमें जो गैस बनती है वो होती है प्रोड्यूसर गैस। द गैस इज प्रोड्यूस बाय पायरोलिसिस। अब कौन कौन सी गैस जो है पायरोलिसिस से बनती है ये हमें याद रखना है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, CO2 बनती है और नाइट्रोजन भी बनती है। बनकर आ गई, इतनी सारी गैसेस हैं, इसका मिक्सचर हमारे पास आ चुका है जिसको हम सिन गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं। अब ये जो गैस है ये अभी गंदी गैस है भाई, इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें चाहिए क्लीन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि ये जो सिन गैस है, ये जो प्रोड्यूसर गैस है जो पायरोलिसिस से बनी है, इसको अब हम क्लीन करेंगे। ठीक है, ये कैसे होता है, तो गैस को जलाते हैं, फिर से जलाते हैं हम, कहाँ पर, इंटरनल कंबशन इंजन में। उसके बाद में जो गैस होती है और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। दैट्स इट फॉर नाउ। आज हमने इतना सारा कुछ देखा, इतनी सारी टेक्निक्स पढ़ ली, एनर्जी बहुत सारे तरीके से और बनानी सीखी है। आगे और भी हम देखेंगे कि और कैसे हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को बना सकते हैं, लेकिन आज हमने इतनी सारी टेक्निक्स को सीखा है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आगे की टेक्निक्स और आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निक्स के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज हंटिंग ऑन।